ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान आश्रम। इससे पहले की क्लास में हम टेंस को अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि टेंस के लिए हम आपको पहले बता चुके थे कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे कुछ भी सिलेबस का टॉपिक पढ़ने से पहले टेंस को जानना अच्छे से बहुत ज़रूरी था, इसलिए सबसे पहले हम टेंस को ही बताएं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। वॉइस जिसको हिंदी में कहते हैं वाच्य। क्या होता है वाच्य? वॉइस क्या होता है? तो जो भी हमारे द्वारा बोला गया वाक्य होता है वही होता है वाच्य, जिसको हम बोल चुके हैं, जिसको कहते हैं स्पीच करना, बोलना। ठीक है, तो यही हमारा होता है वॉइस। वॉइस हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, अभी हम इसका हिंदी भी आपको समझा देंगे। पहला होता है हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कर्तावाच्य, ठीक, और पैसिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य। इसका हिंदी जान लेने के बाद इतना क्लियर हो जाता है कि आखिर मेनली ये है क्या, ये दो टाइप्स है क्या वॉइस के। ठीक, जब हम हिंदी में इसका मीनिंग समझ जाते हैं कर्तावाच्य, तो क्लियर होता है ये कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें कर्ता को प्रधानता दी गई हो, यानी वो वाक्य जिसमें हम कर्ता को प्रधान मानकर बोलेंगे, कर्ता को प्रधानता देंगे, वो होगा हमारा कर्तावाच्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्लियर? अब है हमारा सेकंड कर्मवाच्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव वॉइस। इसके नाम से ही हम समझ जाएंगे कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें हम कर्म को प्रधानता देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, कोई भी कर्म, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको प्रधानता देकर बोलेंगे, मेनली उसको लेकर बोलेंगे, एज अ सब्जेक्ट उसको यूज करके बोलेंगे, तो वो हमारा होगा कर्मवाच्य, जिसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो नॉर्मल सी भाषा में हम ये जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस हमारा वो होता है जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, और पैसिव वॉइस हमारा वो होता है जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। ठीक, अब हम इसके आगे सीखेंगे इनको बदलने का रूल। ठीक, इसको जब हम बदलना सीख लेंगे तो ऑटोमेटिक इसके सारे एग्जांपल्स हमको क्लियर हो जाएंगे। इसको कैसे बदलते हैं, तो इसमें बेसिक कुछ रूल्स हैं बदलने के, उसको हम अभी ऐसे ही रफली आपको बता देते हैं ताकि ये कुछ चीज़ें आपको याद हो जाए। ठीक, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा बदलता क्या है, सब्जेक्टिव केस, जो भी सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम इसको बिल्कुल रफली समझा रहे हैं आपको, यानी कि कोई भी उस सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में जिधर सब्जेक्ट होगा और जिधर ऑब्जेक्ट होगा, उसमें क्या होगा, जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट होगा ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा। ये एक सबसे मेन नॉर्मल चेंजेस है इसका, तो इसको समझ लीजिए। उसके बाद चेंज क्या होता है, और पैसिव वॉइस में चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम पूरे टेंस को ही बदल देते हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ वही टेंस वही रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब बदलता है, उसमें का ही पार्ट आता है। अभी जब हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर वाइज तो आपको क्लियर होगा। ठीक, इसको हम इतनी आसानी से समझ लेंगे क्योंकि हमने जो है कि टेंस को अच्छे से पढ़ लिया है। टेंस अगर अच्छे से आता है तो फिर वॉइस को समझना बिल्कुल ही ईजी है। ठीक, तो इस तरह से हम समझ गए कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब बदलता है। वो स्ट्रक्चर वाइज जिस टेंस में जैसा होता है वैसे हम आपको बता देंगे अभी। और क्या होता है इसमें मेन वर्ब बदलता है। मेन वर्ब के लिए जैसे टेंस में था, किसी टेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा था, कहीं फर्स्ट फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म, कहीं वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, हर जगह मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर वाइज समझ लेते हैं। ये चीज़ हम आपको बता दिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं। मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होता है। और सबसे लास्ट होता ये है कि लास्ट में जो हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इधर चेंज करके पैसिव वॉइस में बनाएंगे, वो सबसे लास्ट में हम करते हैं कि उसके पहले बाई का यूज करते हैं, बस और कुछ नहीं होता है। तो अभी इसको हम स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं तो सबसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। तो स्ट्रक्चर वाइज समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं सभी टेंस का कि किसका वॉइस बनता है और किसका नहीं बनता है। तो जैसा कि आपको पता है कि टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
इनमें भी सबके 4-4 पार्ट्स होते हैं जिनको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सभी पार्ट्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इनमें से कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनका वॉइस बनता है, मतलब पैसिव वॉइस बनता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, तो कौन कौन सा बनता है और कौन कौन सा नहीं बनता है वो हम यहाँ लिख देते हैं। ऐसे नॉर्मली उसको याद करने के लिए भी हम एक तरीका आपको बता देंगे जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे जो 12 पार्ट्स होते हैं टेंस के, टोटल हमारे 12 टेंसेस होते हैं, जिनमें से 8 का वॉइस बनता है, लेकिन बाकी के जो 4 होते हैं उनका वॉइस नहीं बनता है। ठीक, तो कौन कौन सा बनता है पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक, उसके बाद क्या बनता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फिर हमारा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन अब जो इसका चौथा वाला पार्ट था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका वॉइस नहीं बनता है। ठीक, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए अब 4th नंबर पे कौन सा वॉइस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। और फिर इसका भी जो 4th पार्ट होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो हमारा नहीं बनेगा। ठीक, ये 6th है। उसके बाद डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। उसके बाद डायरेक्ट इसमें जो 8th वाला टेंस है हमारा, वो बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो क्या बनता है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर इसका भी जो 4th पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो नॉर्मली अगर हमें याद करना हो कि किसका वॉइस बनता है और किसका नहीं, तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि तीनों जो हमारे टेंस हैं उन सब का 4th पार्ट नहीं बनता है, और फ्यूचर टेंस में एक एक्स्ट्रा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा। तो ये वो 8 टेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है। ठीक, अभी हम बाकी के 4 टेंसेस लिख के बता देते हैं जिनका जिनका नहीं बनता है, आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन सा नहीं बनता है। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। ठीक, और कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हमारा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हमारा नहीं बनता है। ये दोनों ये प्रेजेंट का 4th पार्ट है और ये पास्ट का 4th पार्ट है। ठीक, उसके बाद हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, यानी फ्यूचर टेंस का 2nd पार्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा नहीं बनता है। क्लियर, और कौन सा नहीं बनता है, तो जैसे इन सब का 4th पार्ट नहीं बना, वैसे ही फ्यूचर टेंस का भी 4th पार्ट नहीं बनेगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ कि किन 8 का टेंस वॉइस बनता है पैसिव वॉइस, और किन 4 का पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं होता है, ये हम जान गए। अब हम सबसे पहले पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर, ये है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का हेडिंग कि किस तरह से हम उसका परिवर्तन करेंगे। ठीक, इसमें हम सबसे पहले, इसको तो हम जान ही चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ठीक,
अब हम इसमें सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई सेंटेंस हमारा होगा एक्टिव वॉइस में यानी कर्ता वाच्य में, जिसका मतलब है कि अगर उस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी गई होगी तो हमें अगर उसे पैसिव वॉइस में बदलना है यानी कर्म को प्रधानता देते हुए वाक्य को बनाना है तो उसको हम कैसे बनाएंगे ये हम जानेंगे। तो स्ट्रक्चर हम सबसे पहले समझ लेते हैं। स्टार्टिंग है इसलिए सबसे पहले आपको हम इसमें क्लियर कर रहे हैं एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी एक्टिव का जो हमारा सेंटेंस होगा वो कैसे होगा। तो वो नॉर्मली जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था बिल्कुल वो वैसा ही होगा। क्या होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, उसमें भी क्या कंडीशंस होंगे, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में SEIS लगा होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होगा तो नॉर्मली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, जो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या होगा, जो है यही ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, यानी यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो इधर सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन ये जो सब्जेक्ट होगा ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कोई प्रोनाउन यूज होगा तो हम उसके सब्जेक्टिव केस को लिखेंगे, लेकिन ये केस आपको क्लियर नहीं होगा, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि सारे प्रोनाउन के कौन कौन से केस होते हैं, किसके अंदर कौन सा प्रोनाउन आता है, तो उसका अभी हम यहाँ टेबल जो है कि बता देंगे, आप उसको समझ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर वो आ गया तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको वॉइस पढ़ने में। ठीक है, तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद होता क्या है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और नॉर्मली कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ इज एम आर का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब में। इज सिंगुलर के साथ, एम ओनली आई के साथ और आर हमारा प्लूरल के साथ। ठीक, जैसे हम उसमें पढ़े थे कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब यूज होता था, लेकिन यहाँ नॉर्मली जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी परिवर्तन वॉइस में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का ही यूज होगा। बिलीव कीजिए ये टेंस से भी बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, उसके बाद फिर जो मेन वर्ब यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो क्या हम आपको क्लियर किए अभी बताए थे कि वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाता है, यानी पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस होगा उसमें हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ हमारा फिर आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम आपको क्या क्लियर किए कि ये जो सब्जेक्ट है ये इधर जाके ऑब्जेक्टिव रूप में अपने वहाँ पे लिखा जाएगा। तो हो क्या जाएगा भाई, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाकर हम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट यानी इधर जो सब्जेक्ट है वो अपने ऑब्जेक्टिव रूप में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम नॉर्मली इसके बदलने का सीक्वेंस समझ लिए कि इससे इसका बदलना कैसे होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में यहाँ आ जाता है पैसिव वॉइस में। हेल्पिंग वर्ब के लिए प्रेजेंट है इसलिए इज एम आर, पास्ट होता तो वॉज वर होता, वो अभी आगे क्लियर होगा। उसके बाद मेन वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है और उसके बाद बाई लगा के जो भी इधर हमारा सब्जेक्ट है वो उधर अपने ऑब्जेक्टिव रूप में वहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, तो ये बस आपको समझाने के लिए हम छोटा सा तरीका बताएं ताकि आपको इतना क्लियर हो जाए कि टेंस जो हम पढ़े हैं उसकी तुलना इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। ठीक, अगर आप एक सीक्वेंस में ये समझ जाएंगे कि क्या क्या बदलता है तो आप बाकी सभी तरह के टेंसेस को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको जान गए हैं। इसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्या करना, सभी सब्जेक्टिव केसेस जितने भी प्रोनाउन हैं उनका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस सब जानना। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले सभी प्रोनाउन का टेबल तैयार कर देते हैं, बना देते हैं, जो कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। ठीक, बस एक एक्स्ट्रा उसमें हम पोसेसिव प्रोनाउन लिखते हैं। तो ये हमारा हम एक बना रहे हैं टेबल, इसको आप लोग जो है कि नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला कॉलम हमारा होता है पर्सन का, क्लियर। उसके बाद सेकंड कॉलम हमारा होता है सब्जेक्टिव केस का, यानी जो भी प्रोनाउन होंगे उनका सब्जेक्टिव केस, क्लियर। उसके बाद सेकंड कॉलम होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का। और जो ये थर्ड वाला कॉलम होता है हमारा वो होता है पोसेसिव केस का। पोसेसिव केस क्या होता है, जो ये बताता है कि कोई चीज़ किसका है, जो बिलोंगिंग्स को क्लियर करता है। जैसे एपोस्ट्रोफी यूज़ किया जाता है ना बिलोंगिंग्स बताने के लिए, उसी तरह पोसेसिव केस जो होता है वो बिलोंगिंग्स बताता है कि कोई चीज़ किसका है या किसी चीज़ में से किसी का क्या रिलेशन है, ये भी क्लियर वो कर देता है। ठीक, जैसे कि मेरी किताब, माई बुक, है ना, तुम्हारी पेंसिल, योर पेंसिल, इस तरह करके इसमें जितने भी पोसेसिव केसेस हैं वो आते हैं। ठीक, तो मेनली हम टेबल समझने वाले थे तो टेबल समझ लेते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं। पर्सन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन यहाँ लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारा सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन होता है वो होता है आई और वी, क्लियर, आई और
वी, ये इतना हमारा आता है फर्स्ट पर्सन में। ये है इसका सब्जेक्टिव केस। आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम, आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव केस, आई का क्या होता है, मी होता है, और वी का अस, ये होता है हमारे वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। ठीक, ये हो गया इन दोनों का ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद पोसेसिव केस क्या होता है इनका, तो पोसेसिव केस मी का होता है माई और माइन दोनों, लेकिन इसको अभी हम समझेंगे कि कैसे, कहाँ माई का यूज़ करेंगे और कहाँ माइन का यूज़ करेंगे। ठीक, अस का हमारा पोसेसिव केस क्या होता है, तो अस का होता है आर और आर्स। ठीक है, अब इसमें हम समझ लेते हैं माई का यूज़ कब होता है, माइन का यूज़ कब होता है। ठीक है, जब हमारे इस पोसेसिव वर्ड के बाद यानी कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, कि मेरी किताब, तो वहाँ हम माई का यूज़ करेंगे, माई बुक। लेकिन जब हम नॉर्मली उस ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं करेंगे, हमको नॉर्मली उस बोलना है कि ये मेरा है, या पहले हम बुक का नाम ले लेंगे और उसके बाद जो है कि ये बताएंगे कि ये मेरा, जैसे ये किताब मेरा है तो दिस बुक इज़ माइन, है ना। अगर हम बोलेंगे ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, यानी जब हम ऑब्जेक्ट को बाद में लेंगे, जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आने वाला होगा, यूज़ होगा, तो वहाँ माई का यूज़ होगा, और जब लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हमें यूज़ करना होगा तो वहाँ माइन का यूज़ होगा। ठीक, इसी तरह इनमें और भी कुछ आएंगे, उनका भी यही जो है कि केस होता है, उसकी वजह से ही वो दो टाइप के होते हैं। ठीक, उसी तरह आवर भी, अगर आगे हमारा, जैसे मैं बोल रहा हमारा स्कूल, तो आर स्कूल, ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली बस हमको यह हमारा है नॉर्मली बोलना है तो आर्ट्स यूज़ करेंगे। ठीक, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, अगर ऑब्जेक्ट को पहले भी हम ले लेते हैं कि ये स्कूल हमारा है, दिस स्कूल इज़ आर्ट्स, इस तरह करके जो है कि हम बनाएंगे, तो ये इनका जो है कि रिलेशन है कि कहाँ कैसे ये वाला यूज़ होता है पोसेसिव केस, और कहाँ ये टाइप का पोसेसिव केस यूज़ होता है। क्लियर। उसके बाद सेकेंड पर्सन जो हमारा होता है, सेकेंड पर्सन में हमारा सिर्फ और सिर्फ आता है यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं तुम। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। ठीक, और इसका पोसेसिव क्या होता है, तो एक होता है योर और एक होता है हमारा योर्स। ठीक, केस वही है, कहाँ योर का यूज़ होगा, कहाँ योर्स का यूज़ होगा। अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो योर का यूज़ होगा, अगर आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो योर्स का यूज़ होगा। क्लियर। उसके बाद अब हम समझते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारा कौन कौन सा होता है, तो थर्ड पर्सन हमारा होता है ही, शी, इट और दे। ठीक, ही, शी, इट और दे। ही का ऑब्जेक्टिव केस हमारा होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इट ही होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, और दे का हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ठीक, अब इनका पोसेसिव केस समझ लेते हैं। ही का पोसेसिव केस होता है हमारा हिज, इसका और कोई पार्ट नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऐसा कोई केस नहीं होता है। शी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस भी हर होता है, और अगर उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम हर्स का यूज़ करते हैं। क्लियर। उसके बाद इट का हमारा होता है ऑब्जेक्टिव पोसेसिव केस इट्स, और दे का होता है हमारा देयर और देयर्स। क्लियर। इस तरह से हम पूरा प्रोनाउन का टेबल जो है कि समझ चुके हैं। तो टेबल समझने के बाद अब हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या बदलाव होता है। तो नॉर्मली हम सबसे पहले आपको अफर्मेटिव का एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हमारे एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में सेंटेंस होगा, जैसे क्या देख लेते हैं। जैसे एक्टिव में अगर दिया है ही रीड्स ए बुक, बिल्कुल सिंपल सा जो है कि हम एक एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, तो हम सबसे पहले आपको क्या बोले कि हमको पहचानना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट तो ये है, क्लियर है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो हम करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना कर्म को, जिस चीज़ को हम करते हैं। ठीक, तो जैसे वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है ना। तो ये ए बुक जो है यही हमारा यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब हम आपको क्लियर किए कि जब हम वॉइस परिवर्तन करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम ए बुक को यहाँ लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा हो गया ए बुक, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट।
और क्या बोले हम, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया इज एम आर। अब इन तीनों में से एक हम देखेंगे, तो ए बुक है, सिंगुलर है, यानी यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ए बुक इज। क्लियर। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की बात आती है। ठीक, मेन वर्ब यहाँ क्या है, रीड। रीड का थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड, लेकिन स्पेलिंग इसका वही होता है, प्रोनाउंसिएशन बस थोड़ा सा अलग होता है। ठीक, तो यहाँ हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे, रीड। ठीक, ही ए बुक इज रेड। क्लियर। उसके बाद अब क्या है, बाई लगा के हमें ऑब्जेक्ट को लिख देना है। लेकिन ये जो हम आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, ये जो परिवर्तन बताए हैं, ये कब यूज आएगा, कब हमारे यूज में आएगा ये टेबल, जब हमें किसी प्रोनाउन को बदलना होगा। तो जैसे कि यहाँ हम प्रोनाउन देख लेते हैं, प्रोनाउन यहाँ दिया हुआ है ही। ठीक, इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे जाना है, तो इसको इसके ऑब्जेक्टिव रूप में होना जरूरी है, तभी ये वहाँ सुटेबल होगा और सही मीनिंग क्लियर करेगा। तो अब इस ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो हम आपको बताए थे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। टेबल में था, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्प करेगा। तो इस ही का ऑब्जेक्टिव केस हम यहाँ लिख देते हैं हिम। अब इसका मीनिंग क्या आएगा, ए बुक इज रेड बाय हिम। अब इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। यहाँ देखिए कर्ता को प्रधानता दी गई, जो कार्य कर रहा है वही कर्ता होता है ना, तो यहाँ उसको प्रधानता दी गई, और इस वाक्य में उसने क्या कर्म किया उसको प्रधानता दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिया जा रहा है, इसलिए ये हमारा कर्तावाच्य है, यानी एक्टिव वॉइस है, और ये हमारा कर्मवाच्य है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। ठीक, सबका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में हमने इसका परिवर्तन कर दिया, तो अब इसका मीनिंग आएगा ए बुक इज रेड बाय हिम, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी गई। क्लियर। इस तरह से हम समझ लिए कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव में परिवर्तन करते हैं। अब हम इसके कुछ और भी पहले आपको बता देते हैं, बाकी का जो सेंटेंस है उसका भी देखिए, इसमें भी सीक्वेंस वही होता है। अगर यहाँ निगेटिव होता तो बस जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं उसके बाद नॉट का यूज़ कर देते। अगर हम सभी टाइप के सेंटेंसेस को भी बताएंगे तो कोर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और टाइम उतना अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए सेंटेंसेस का कन्वर्जन का तरीका तो हम आपको बता ही दिया है, कब कैसे निगेटिव बनता है, कैसे इंट्रोगेटिव बनता है। ठीक है, तो उसमें भी बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो निगेटिव में अगर मान लीजिए एक सेंटेंस हम आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता ही देते हैं, सारा सेंटेंस का टाइप, बाकी में आप अपने हिसाब से बाकी के जो निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो उनको आप अपने हिसाब से बदलिएगा। बाकी एक्स्ट्रा जब हम इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे तो उसको भी सॉल्व करके दीजिएगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि आपको बाकी के सेंटेंसेस के कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। ठीक है, तो अब हम इसका बाकी का टाइप भी देख लेते हैं। ये तो नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस का हम समझाए हैं आपको। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो निगेटिव सेंटेंस में है, जैसे हम बोल सकते हैं दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक, ये हमारा नॉर्मल सा वाक्य है जिसमें कर्ता को प्रधानता यानी सब्जेक्ट को मेन मानकर बताया गया है। ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है। क्लियर, इसे हमें पैसिव में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, पैसिव में बदलते टाइम इधर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट। क्लियर, क्रिकेट सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा हमारा क्रिकेट के लिए, इज। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, हम हमेशा आपको क्लियर किया है, जो नॉर्मल निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लग जाता है। तो यहाँ भी क्रिकेट के बाद जो हम इज यूज किए हैं उसके बाद हम नॉर्मली नॉट का यूज कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या, अब हमारा आया मेन वर्ब। मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, ये दिमाग में अपने एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब प्ले है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म हमारा हो गया प्लेड। ठीक, क्रिकेट इज नॉट प्लेड। उसके बाद बाई लगा के हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, आपको क्लियर किए थे। तो बाई लगा के सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, दे, लेकिन हम दे को वहाँ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये सब्जेक्ट का केस है, ये सब्जेक्टिव प्लेस है, और ये जो प्लेस है ये है ऑब्जेक्ट का। ठीक, किसी दूसरी चीज़ को हम किसी दूसरे प्लेस पे नहीं रख सकते ना। ठीक, उसी तरह से अगर ये अभी हमारा सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रखने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव केस में यानी अपने ऑब्जेक्टिव रूप में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए यहाँ जो है कि दे का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। दे का ऑब्जेक्टिव केस हम आपको क्या बताया टेबल में, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस हम आपको बताएं देम, इसलिए यहाँ हम यूज करेंगे बाई के बाद देम का।
ठीक। तो देखिए बिल्कुल भी और कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, जैसे हम नॉर्मल अफर्मेटिव वाला बदले थे वैसे ही इसको भी बदले, बस हुआ क्या, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, ठीक उसी तरह यहाँ भी हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर दिया। क्लियर। अब हम इसका एक इंट्रोगेटिव भी समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर मान लीजिए हमारे एक्टिव में दिया है कोई सेंटेंस, हम इंट्रोगेटिव में ले लेते हैं, जैसे यस नो में ही पहले ले लेते हैं। डज शी सिंग ए सॉन्ग। ये हमारा हो गया नॉर्मल यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, ठीक। तो यस नो टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले होता है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लेंगे, ठीक। तो शी के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते, सॉरी ए सॉन्ग के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते, ए सॉन्ग हमारा सिंगुलर है इसलिए इज का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ भी हम सबसे पहले लिखेंगे इज। क्लियर। क्यों, क्योंकि हमें इसका रूप नहीं बदलना है, इसका टेंस नहीं बदलना है, ठीक है। इसको बस बोलने का तरीका बदल जाता है और कुछ भी वॉइस में नहीं होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट को प्रधानता देके बोली जाती है और पैसिव में ऑब्जेक्ट को, तो बस बोलने का तरीका बदलता है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ हमारा सबसे पहले आ गया इज। हेल्पिंग वर्ब पहले इसलिए है क्योंकि हम यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हैं पैसिव में, ठीक। इज, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, क्या गाया, एक गीत गाया, ठीक। तो इज के बाद हम लिख लेंगे ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग, ठीक। अब इसके बाद चेंज क्या करना है हमें, मेन वर्ब, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। क्लियर। तो इज ए सॉन्ग संग बाय, उसके बाद यहाँ शी है, शी सब्जेक्टिव केस में है, इसको ऑब्जेक्ट की जगह रखना है तो इसका ऑब्जेक्ट लेंगे हम हर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक। इज ए सॉन्ग संग बाय हर, इस तरह करके हम इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। अब अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होता तो यहाँ पे क्या होता, शी के बाद नॉट लगा होता, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद, यानी जो भी नॉर्मल हमारा इंट्रोगेटिव है उसमें जहां भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद नॉट लगा रहता है। तो ठीक उसी तरह हम भी क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बदल लेते हैं। अब आगे हम समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है नॉर्मली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, तो वो होता है हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, और फिर हमारा वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर पैसिव वॉइस में क्या होगा स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट जो कि होता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमारा यही यूज होता है इज, एम, आर, लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा यूज होता है बी प्लस आईएनजी, बी का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, बी प्लस आईएनजी, और उसके बाद मेन वर्ब का हम कैसे चेंजेस करते हैं, तो मेन वर्ब हमेशा हमारा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो इसलिए यहाँ हमारा हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर बाई लगा के यहाँ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे हमारा दिया है, ही इज ईटिंग द फूड। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव क्या बनेगा, द फूड, द फूड, और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमारे इज, एम, आर का ही यूज होता है। फूड हमेशा हमारा सिंगुलर होता है तो इसके साथ हमेशा इज का यूज होता है, इसलिए हम यूज करेंगे इज, द फूड इज। उसके बाद बी प्लस आईएनजी, बीइंग, यहाँ हम आपको बताए हैं इस फॉर्म का यूज करते हैं, द फूड इज बीइंग, और ईट हमारा यहाँ मेन वर्ब है, ईट के मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए ईट के भी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ ईटेन, द फूड इज बीइंग ईटेन, और उसके बाद बाई लगा के हमें लगाना होता है ऑब्जेक्ट। तो बाई और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। इस तरह से यहाँ हम जो है कि सेंटेंस को बना लेते हैं, ही इज ईटिंग द फूड, वह भोजन खा रहा है, और जब उसका हम पैसिव बनाए तो द फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम, भोजन उसके द्वारा खाया जा रहा है। दोनों में बस फर्क इतना ही आया कि यहाँ सब्जेक्ट को प्रधानता देकर बताया गया और यहाँ ऑब्जेक्ट को। क्लियर। अब हम आगे समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव में परिवर्तन। तो देखिए पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है। ठीक, तो स्ट्रक्चर इसमें भी हम लिख देते हैं आपके समझने के लिए, आपकी सुविधा के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़, हैव यूज होता है, जो बच्चे ढंग से पढ़े होंगे उनको याद होगा किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और फिर होता है हमारा ऑब्जेक्ट नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो कि एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक,
पैसिव वॉइस में जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट आ जाता है, वही जो हम आपको तरीका बताएं, ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का ही यूज़ होता है, ठीक। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ होता क्या है, इसमें यूज़ होता है हमारा बी के थर्ड फॉर्म बीन का, क्लियर। और तब उसके बाद हमारा यूज़ होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमारा बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, ठीक। अब हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा दे हैव ईटेन मैंगो, ठीक, दे हैव ईटेन मैंगोज, क्लियर। अब इसका हम बनाते हैं, ये था हमारा किस में, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। कैसे बनेगा, तो मैंगोज हमारे आ जाएंगे सब्जेक्ट की जगह, तो क्या हो जाएगा मैंगोज। अब मैंगोज क्या है हमारा, मैंगोज हमारा है प्लूरल, तो हैज़ या हैव में से क्या यूज़ होगा, हैव, तो मैंगोज हैव, ठीक। उसके बाद यूज़ क्या होगा, बी का थर्ड फॉर्म बीन। और इसमें सबसे बड़ा सिंपल सा बात ये होता है कि परफेक्ट में भी हमारा हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो इसलिए इसमें तो एज इट इज़ मेन वर्ब का फॉर्म वैसे ही उतर जाता है, क्योंकि इसमें भी हमारा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है, किसमें, पैसिव वॉइस में, ठीक। तो मैंगोज हैव बीन ईटेन बाई, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम, ठीक, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। इस तरह से हम जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी कैसे कैसे बदलाव होता है, कैसे पैसिव बनता है, वो समझ गए हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट तो बनता नहीं है, हम आपको क्लियर किए हैं कौन से चार नहीं बनते हैं। तो इसके बाद हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे पैसिव में परिवर्तन किया जाता है। तो अब हम समझते हैं पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, और क्या होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही होता है ना नॉर्मली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हम अभी पढ़े थे। अब क्या होगा, पैसिव जब इसका बनाएंगे तो यहाँ आएगा सब्जेक्ट, चूंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ बी के ही फॉर्म का यूज होगा, किसका, वॉज, वर का, ठीक। सिंगुलर के साथ हमारा वॉज और प्लूरल के साथ वर, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा यूज होगा यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म नॉर्मली, ठीक, और फिर बाई लगा के ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में अगर हमारा लिखा रहेगा ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, फुटबॉल हमारा सबसे पहले आ जाएगा, तो फुटबॉल वॉज, ठीक है। फुटबॉल वॉज प्लेड, क्योंकि प्ले का थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है, यहाँ सेकंड फॉर्म यूज है, यहाँ थर्ड फॉर्म यूज है, ठीक है। तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हिम का ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, क्लियर। इसको समझ लिए। अब हम देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन सबका सिर्फ हम नॉर्मली आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि सबका चेंजेस एक ही तरह से होगा, ठीक है। यानी जो बाकी के जो निगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव है वो जैसे आप एक टाइप में, जैसे हम आपको एक करके दिखाए हैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वैसे ही सब में चेंजेस होगा। वैसे ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा निगेटिव में और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में। इंट्रोगेटिव, नॉर्मल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएगा। तो वो सब चीज़ें जान चुके हैं अच्छे से, इसलिए अब उसमें टाइम वेस्ट हम नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली बस एक सीक्वेंस आपको बता दे रहे हैं कि कैसे बदलता है, ठीक। तो अब हम जान लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और फिर वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर हमारा होता है नॉर्मली ऑब्जेक्ट। बस इतना ही होता है ना नॉर्मल प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसका पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट जो कि होगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर, इसमें भी यूज होता है हेल्पिंग वर्ब में। इसका हेल्पिंग वर्ब बस बदलता किस में है, परफेक्ट में। वो भी परफेक्ट भी तो लगभग सेम ही होता है, तो बहुत ही इजी पड़ता है ये हमें करने में। बदलता मेनली उसमें है हमारे सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में, क्योंकि हम उसमें सिंपल वाले में ही बस इज एम आर का या वॉज वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और उसके बाद हमारा यूज़ हो जाता है इसमें बी का फोर्थ फॉर्म, बी प्लस
ing, ठीक, बीइंग किसको, कॉन्टिन्यूस को शो करने के लिए। और उसके बाद हमारा होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, ठीक। याद रखिएगा, चाहे आप प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हो, चाहे आप पास्ट का कॉन्टिन्यूस पैसिव में बदलना पढ़ रहे हो, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद बी के इस फोर्थ फॉर्म का यानी बी प्लस ing का यूज करना ही है, ठीक। अब उसके बाद इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमारा एक्टिव वॉइस में दिया है, ही वॉज स्टडिंग हिज बुक, ठीक है, ही वॉज स्टडिंग हिज बुक। इसका पैसिव बनेगा, क्या बनेगा, हिज बुक। अब देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज होके ही बुक या कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देते हैं ये सोच के कि यहाँ तो प्रोनाउन यूज हुआ है, लेकिन नहीं, ये हिज बुक सिर्फ और सिर्फ इस बुक को क्लियर करने के लिए हिज का यूज किया गया है। ये पूरा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसकी किताब, और इसके साथ नाउन जुड़ गया है, इसलिए अब ये सिंपल बस प्रोनाउन नहीं है, ठीक। ये बस यहाँ रिलेशन बता रहा है, बिलोंगिंग्स बता रहा है, इसलिए आप इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ लिखेंगे हिज बुक, जो वहाँ पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, हिज बुक। अब उसके बुक के लिए अब हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे, क्योंकि एक क्लियर आगे बुक्स लिखा हुआ नहीं है, एक ही बुक की बात है, इसलिए हिज बुक वॉज। उसके बाद क्या होगा, हम आपको बोले बीइंग का यूज करेंगे, तो बीइंग, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब हमारा है स्टडी, स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टडीड, तो STUDIED, स्टडीड, ठीक। हिज बुक वॉज बीइंग स्टडीड बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम, क्लियर, हिज बुक वॉज बीइंग स्टडीड बाई हिम, क्लियर। अब हम समझ लेते हैं पास्ट का परफेक्ट टेंस कैसे पैसिव में बदला जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे पैसिव बनता है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो एक्टिव का सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक। पैसिव में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है प्लस हेड, और इसके बाद हमारा यूज होता है बी के थर्ड फॉर्म बीन का, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर बाई लगा के हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, ठीक। अब हम इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में हमारा दिया है ही हैड रिटेन ए लेटर, क्लियर। इसका जब पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सबसे पहले आ जाएगा, ए लेटर हैड बीन, फिर रिटेन, फिर बाई लगा के हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हिम हो जाएगा, ठीक है। ही हैड रिटेन अ लेटर, ए लेटर हैड बीन रिटेन बाई हिम। इस तरह से हम पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस समझ चुके हैं। इसका भी फोर्थ पार्ट मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, उसका पैसिव नहीं बनता है। तो अब हम समझेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव में परिवर्तन। तो अब हम समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर जो कि एक्टिव वॉइस में होता है। इसका जब पैसिव होता है तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट। उसके बाद फिर विल या शैल, ठीक है, विल शैल। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है बी के फर्स्ट फॉर्म का, बी के मूल रूप का, ठीक। और फिर हमारा होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर बाई लगा के हमारा ऑब्जेक्ट जो कि ये सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर हमारा दिया रहता है जैसे ही विल सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है, ए सॉन्ग विल बी, ठीक है, ए सॉन्ग विल बी, सिंग का थर्ड फॉर्म संग,
बाई, ही का हमारा ऑब्जेक्ट इधर हो गया हिम। क्लियर? ए सॉन्ग विल बी संग बाई हिम। इस तरह से हम क्या समझ गए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव में परिवर्तन कैसे होता है। अब आता है सेकंड हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन उसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए अब हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब हम समझते हैं पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव में परिवर्तन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाते हैं इसका तो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, और इसके साथ हमारा लग जाता है बी के थर्ड फॉर्म बीन का यूज। क्लियर? बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर बाई लगा के हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसी चीज को हम स्ट्रक्चर पे समझते हैं, आई मीन एग्जाम्पल पे समझते हैं। तो एक्टिव में अगर हमारा दिया रहेगा दे विल हैव प्लेड फुटबॉल। क्लियर? तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, फुटबॉल, फुटबॉल विल हैव, और इसके बाद हमारा लग जाएगा बीन, फुटबॉल विल हैव बीन, फिर प्लेड और फिर बाई लगा के दे का ऑब्जेक्ट देम। ठीक, यहाँ क्या हुआ, दे विल हैव प्लेड फुटबॉल, जब इसका पैसिव बनाए तो बना हमारा फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय देम। इस तरह से हम जितने भी टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है वो समझ चुके हैं। अब आगे की वीडियो में हम जो है कि बाकी के जो हमारे सेंटेंस हैं, जैसे WH का इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, इन्फिनेटिव वगैरह का पैसिव में परिवर्तन, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।